मैं सिर्फ़ 18 साल की थी जब 50 साल के बुड्ढे से इश्क हो गया। घर वालों से लड़ झगड़ कर उससे शादी तो कर ली, लेकिन वह मुझसे अलग सोता था, मेरे करीब नहीं आता था। मुझे जवानी बहुत सताती थी। एक रात मैं ज़बरदस्ती उसके पास उसके कंबल में घुस गई और अपनी जवानी को अपने मुँह से मुझे उस आदमी से बात करते हुए 8 दिन गुज़र गए थे। उसकी आवाज़ में ऐसी जादू भरी थी, मैं तो उसकी आवाज़ के जादू में ही खोकर रह गई थी। उसकी बातों ने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। कौन कहता है कि मर्द ही औरत की मोहब्बत में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, उसका आशिक बन जाता है। मैं एक लड़की होकर उस आदमी की आवाज़ की दीवानी हो गई थी। मेरा जी चाहता था कि वह रात भर अपनी बातों का रस मेरे कानों में घोलता रहे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मैं सिर्फ 18 साल की हुई थी और बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। नई नई जब कॉलेज में गई तब से लड़कियों की बातों ने तो मेरी दिलचस्पी पढ़ाई से हटा दी और दूसरा इश्क मोहब्बत की तरफ मोड़ दी थी। मेरे दोस्त अक्सर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किस्से कहानियाँ सुनाती और मैं बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, तुम क्या खामोशी से हमारी बातें सुनती रहती हो, अपनी भी तो कभी कोई दास्तान सुनाओ। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी आहें भरी थी। मैंने कहा, मेरी कौन सी दास्तान है, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत का इजहार किया था। कहने लगी, दिव्या तुम इतनी खूबसूरत हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई लड़का तुम्हारे हुस्न का दीवाना ना हुआ हो। मैंने कहा कि मैं कभी किसी लड़के को देखने की कोशिश नहीं की। सच तो यह था कि अंदर ही अंदर मुझे इन सब बातों से डर भी लगता था। वह कहने लगी, तुम तो पागल हो। अरे तुम्हारे मोहल्ले में इधर उधर के बहुत से लड़के रहते होंगे, उन्हें देखा करो, उनको देखकर स्माइल पास किया करो। अब वह दौर नहीं है, लड़के लड़कियों के पीछे घूमते रहें। जब तक लड़कों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वह भी आगे नहीं बढ़ते। छुट्टी के बाद मैं घर आ गई। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं उम्र के जिस पड़ाव में थी, मुझे अपनी माँ की ध्यान की ज़रूरत थी ताकि वह मुझे अच्छा और बुरा सिखा सके, लेकिन उनके पास तो समय ही नहीं था। शाम को जब वह घर आते तो मम्मी किचन में बिज़ी हो जाती हैं और पापा भी अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाते। पूरा दिन बस मुझे इंतज़ार रहता था कि कब मेरे माँ बाप घर आएंगे, मैं उनसे बातें करूंगी, लेकिन यह मौका मुझे नहीं मिलता था। कॉलेज में आकर अपनी सहेलियों के किस्से सुनकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। कई बार तो हीरो हीरोइन के ऐसे सीन होते जो कि मुझे पढ़कर मेरे पसीने छूट जाते थे और मैं ख्यालों की दुनिया में चली जाती। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। रात को 1 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई मर्दाना आवाज़ थी। क्या जादू था उसकी आवाज़ में। उस आदमी की बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि मैं चाह कर भी फ़ोन नहीं रख सकी। वह मुझे किसी के बारे में पूछ रहा था कि यह मेरे दोस्त राजेश का नंबर है। मैंने कहा, जी नहीं। फिर वह कहने लगा, फिर किसका नंबर है। वैसे तो मुझे उसके सवाल पर फ़ोन बंद कर देना चाहिए था, यह कहकर कि रॉन्ग नंबर है, लेकिन मैंने अपना नाम बता दिया। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझसे दोस्ती करेंगी। यह सुनकर तो मेरे दिल की रफ्तार बेलगाम घोड़े की तरह भागी थी। न मैंने उसे कोई जवाब दिया, न ही मेरा दिल चाहा कि मैं फ़ोन कट कर दूँ। मैंने कहा, मैं जानती नहीं हूँ तो दोस्ती क्यों करूँ, मैंने जानबूझकर बात बनाई थी। वह कहने लगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि दोस्ती कर लो, दोस्ती करेंगे तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। मैंने कुछ अदाएं और नखरा दिखाने के बाद उससे दोस्ती करने की हामी भर ली। मैं बेहद खुश थी। मुझे तो यह लग रहा था कि जैसे मैं अपनी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। खैर, गलत रास्ते पर चलने में मज़ा बहुत आता है और यह रास्ता बहुत आसान भी लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मुझे अभी 8 दिन ही उस इंसान से बात करते हुए थे। उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी थी, मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दूँ। वह कहने लगा कि अपनी तस्वीर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, मैं तुम्हारे चेहरे को देखना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे रीमा से पूछना चाहिए। मैं अगले दिन कॉलेज जाते ही रीमा को अपना हमराज बना लिया। मेरी बात सुनकर पहले तो एकदम से चौंक पड़ी और फिर खुश हो गई। कहने लगी, तुमने तो बड़ा ही अक्लमंदी का काम किया। अरे यही तो दिन होते हैं हवाओं में उड़ने के। फिर कहने लगी कि तुम घबराओ मत और अपनी तस्वीर उसे भेज दो। मैंने कहा कि बस मुझे यही डर है कि किसी अजनबी को अपनी तस्वीर भेजना कुछ गलत ना हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी माँ से मेरा कोई दोस्ताना व्यवहार ना था कि मैं
अपने दिल की बात उनसे कह पाती। वह तो मेरी कोई भी बात ध्यान से सुनती भी नहीं थी। उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। जब भी मैं उनसे बात करने के लिए उनके पास बैठती तो अपने पास से ढेर सारे पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख देती और कहती कि ज़रूरत हो तो और बता देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और उसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती। मेरे पापा भी बस खाने के बीच ही मुझे कुछ देर बात करते थे, और वह भी यह कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक तो है ना, पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मुझे अच्छा बुरा बताने के लिए समय नहीं था। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर उस आदमी को वो नंबर पर व्हाट्सअप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरी तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वह कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था तुम बेहद हसीन हो। मैं भी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा कि तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने आकर खुद को तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वह मुझसे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो और भी ज़्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी, लगता था उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरा दिल धड़काने लगी थी। कुछ महीनों बाद ही बीए फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए थे और जब मैं सेकेंड ईयर में आ गई थी, मेरी उम्र 19 साल की हो गई थी। जब मैंने उसको बताया कि मैं 19 साल की हो गई हूँ तो वह कहने लगा, मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें बहुत कीमती एक तोहफ़ा भेजूँगा। लेकिन मैं उसे पता बताने से कतराने लगी। मेरे अंदर कहीं न कहीं कोई डर ज़रूर था, लेकिन जब भी मैं रीमा से मशवरा मांगती, वह कहती कि दे दो, वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हें उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने उस आदमी को अपना पता दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे दिन के समय गिफ्ट भेजना, क्योंकि शाम को मेरे माँ-बाप आ जाते हैं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा कुछ दिन बाद दिन के समय मिल जाएगा। अब मुझे उसके तोहफ़े का इंतज़ार था। दोपहर के समय एक आदमी दरवाज़े पर दस्तक देने लगा। मैंने फ़ौरन से दरवाज़े को खोला और पूछा कि कौन है? तो वह कहने लगा, आपका कुरियर आया है। वह 50-55 की उम्र के लगभग का आदमी था। उसके हाथ में गिफ्ट बैग था। मैंने वह गिफ्ट बैग पकड़ लिया। मुझे लगा कि वह कोई टीसीएस वाला होगा। उस आदमी की तेज़ नज़रों ने मुझे नर्वस किया था। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वह तोहफ़ा अपने कमरे में जाकर खोला तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। वह एक बहुत ही महंगी खूबसूरत मैक्सी थी जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन उसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफ़ी गहरा था। मुझे वह मैक्सी बेहद पसंद आई थी, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि मेरी माँ ने यह मैक्सी मेरी अलमारी में देख ली तो वह पूछेंगी कि इतनी फैंसी मैक्सी तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी। मैं अभी यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजनी शुरू हो गई। देखा तो वही नंबर था जिसकी मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई थी। उस लड़के का नाम अंकित था। मैंने फ़ोन उठा लिया। अंकित कहने लगा, तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ, तोहफ़ा बहुत पसंद आया। वह कहने लगा, तो फिर तोहफ़ा देने वाले का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। वह कहने लगा कि मुझे तुम्हें इसी मैक्सी में देखना है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते हो? वह कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा, और देखो, इनकार मत करना, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी तैयार होती हूँ। मैं वह मैक्सी पहन ली। ऐसे फैंसी कपड़े मैंने आज तक नहीं पहने थे। मेरे माँ बाप मुझे समय नहीं देते थे, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी कि मैं इस तरह की ड्रेस पहनती। यह मैक्सी पहनकर मैं खुद को देखकर ही शर्मा गई थी। मैंने एक दुपट्टा ले लिया। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी, मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। पहली बार उस लड़के को यूँ अपने सामने रूबरू देख रही थी। मैंने अपना दिल थामकर वीडियो को ऑन कर दिया, लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो आँखों के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्दी दिखाऊंगा। वह मेरी तारीफ़ करने लगा। मैंने जितने भी ख्यालों में तुम्हें सोचा था, तुम इस ड्रेस में ऐसी लगोगी, वैसी लगोगी, लेकिन तुम तो मेरे ख्याल से बहुत आगे हो। कुछ भी नहीं। यह सुनकर मैं शर्मा गई थी।
फिर कहने लगा, अपना दुपट्टा उतार दो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। आज पता नहीं क्यों अंकित के अंदाज बदले बदले लग रहे थे। हम दोनों को फ़ोन पर बात करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन कभी उसने थर्ड क्लास टाइप की बात नहीं की थी। लेकिन आज ऐसी बातें क्यों कर रहा था? मैंने इनकार कर दिया। वह कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वह करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। मैं उसकी नाराज़गी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो वह कहता गया मैं करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया और अपनी ड्रेस जल्दी से बदल दिया और बाहर चली गई। बाहर मेरे माँ बाप ऑफिस से वापस आ चुके थे। मैं कुछ परेशान सी हो गई। माँ ने पूछा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नाम में कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी दिन शाम को मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमें किसी के घर पार्टी पर चलना है, तैयार हो जाना। काफ़ी शानदार पार्टी थी जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ शायद पहली बार गई थी, वरना वह लोग कहीं भी जाते तो अकेले ही जाते थे। लेकिन अगले दिन मेरे माँ बाप ने जो कुछ मुझे कहा, मैं तो हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। वह कहने लगी कि उस पार्टी में मौजूद तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और उनके बेटे को तुम बहुत पसंद आई हो, और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही तुम्हारी मंगनी उसके साथ कर देंगे। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, लेकिन रिश्ता यही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं, तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन बात शायद मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मैं तो उस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। यह बात सुनकर तो मेरे पापा ऑफिस से बाहर हो गए थे, मुझे थप्पड़ मारा और मेरी माँ से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यह ना जाने किस मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। लेकिन मैं रोते हुए बार बार यही कहती रही कि उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई, कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को अंकित का फ़ोन आया, मैंने सारी बात उसे बता दी। यह सुनकर अंकित कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने कहा, अंकित, यह कैसे मुमकिन है? मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे। मैं इस घर से भाग नहीं सकती। मेरी माँ ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे माँ बाप काम पर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आऊँगा और फिर हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। मुझे उसका आइडिया सही लगा। अगले दिन जब मेरे माँ बाप जॉब पर चले गए तो वह घर आया था, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से छुपा रखा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। मैंने उससे कहा भी कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन वह कहने लगा कि मैं तुम्हें शादी के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। वह मुझे एक मंदिर में ले गया और हम दोनों ने शादी कर ली। उसने मुझे घर छोड़ दिया और कहने लगा कि तुम अपने माँ बाप से कहोगी तुम्हें इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद ख़त्म हो जाए, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर विश्वास आ जाए कि तुम उसके बताए हुए रिश्ते पर राज़ी हो। मैंने ऐसा ही किया। मेरी माँ यह सुनकर खुश हो गई, मुझे गले से लगाकर कहने लगी, जो फ़ैसला हम तुम्हारे लिए करेंगे बेहतर ही करेंगे। तुम बाद में यही कहोगी कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया। खैर, मैं जो कदम उठाना चाहती थी वह तो उठा चुकी थी। मेरे माँ बाप मेरी तरफ से बेफ़िक्र हो गए थे। एक दिन वे ऑफ़िस गए थे कि पीछे से एक टीसीएस वाला आ गया। मैं जानती थी उस टीसीएस के पैकेट में मेरी शादी के पेपर हैं, जिस पर मुझे साइन करके उस आदमी को वापस करना है, क्योंकि मेरी अंकित से पहले ही बात हो चुकी थी। मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए और कहने लगा, आपको अपना पहचान पत्र का नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले ही मेरा कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना कार्ड देखकर उसे नंबर बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। उसने अपने मोबाइल से मेरे कार्ड की तस्वीर खींच ली और फिर वह चला गया। सारे मामलात हो चुके थे। अब मैं सुकून से थी कि अंकित मेरा हो चुका है। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। जब रात के समय हम खाना खाने के लिए बैठे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर मेरे पापा बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और मेरी माँ भी बाहर आ गए थे। मैंने पहले उस आदमी को नहीं देखा था, या शायद देखा था। मेरे दिमाग से एकदम धमाका सा हुआ था। यह तो वही बुड्ढा था जो मेरे लिए गिफ्ट लाया था। वह
कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। यह अंकित की आवाज़ थी। तो क्या अंकित एक 50 साल का आदमी था? इस सोच ने ही मुझे चक्कर आने पर मजबूर किया। तो उसने वह शादी के पेपर और वह वीडियो भी दिखा दी जिसमें मैंने मंदिर में उसके साथ फेरे लिए थे। जब मैं उसके पीछे फेरे ले रही थी तब उसने अपने चेहरे से मास्क लगाया था, और जब वह मेरे पीछे आ गया तभी उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया हुआ था। यानी कि यह सब उसकी चाल थी। वह सिर्फ मेरे सामने ही अपने आप को छुपा कर रखता था। मेरे माँ बाप तो हक्का बक्का रह गए थे और मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्ल देख रही थी। और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन यह सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी से किया था और मैं सबसे अब इनकार भी नहीं कर सकती थी। मेरे माँ बाप कहने लगे, दफ़ा हो जाए इस आदमी के साथ और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुमने अपनी ज़िंदगी खुद नरक बनाई है, तो जाओ उस आदमी के साथ। मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस आदमी के साथ अपने घर की दहलीज से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसकी फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। यह थी मेरी वह जुनूनी मोहब्बत जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। वह आदमी जिसकी खातिर मैंने अपनी माँ बाप का दिल दुखाया था। मैं तो शायद उसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। मैं यह भी नहीं जानती थी कि वह आदमी शादीशुदा है या बिना शादीशुदा। मेरी उसके घर में क्या इज्जत होगी। गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं उसके साथ ही उसके घर में दाखिल हुई। पूरा घर खाली था। वह मुझे कमरे में ले गया और उसके मुंह से मुझे अपनी तारीफ़ बुरी लग रही थी। उसने मेरी तारीफ़ तो बहुत की, लेकिन मुझसे कोई भी संबंध नहीं बनाया था। 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि इस आदमी के सिवा अब मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। खैर, मैंने मोहब्बत तो इससे भी की थी, शादी भी हो चुकी थी, अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसलिए मैं भी सब लड़कियों की तरह शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बार वह हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। 1 महीने से मैं अंकित के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भतीजा उससे मिलने आ गया। मैं उस समय किचन में खाना बना रही थी। अंकित ने दरवाज़ा खोला तो 24-25 साल का खूबसूरत हैंडसम नौजवान घर में दाखिल हुआ और अंकित के गले लगकर रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी। मैंने उसे दिलो जान से चाहा था, उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उसने ना जाने किससे शादी कर ली। वह किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो उसके भतीजे की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ? मैं उसे देखने लगी। वह अंकित से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। अंकित कहने लगे, यह मेरी पत्नी है दिव्या। यह सुनकर वह अंकित को हैरत से देखने लगा। कहने लगा, आपकी पत्नी? अंकित उसे अपने कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वह लड़का मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार इस लड़के को देखा था। अंकित के कमरे से उस लड़के की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन से कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ गए थे। वह मेरे पति से कहने लगा, यह तो दिव्या है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैं ही तो इससे फ़ोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। हम दोनों ही मोहब्बत से आप भली भांति परिचित थे। आपने यह क्या कर दिया? मैं आपको अपना सगा समझता था, लेकिन आपने सौतेलापन दिखा ही दिया। यह कहकर वह रोने लगा। मेरे पति कहने लगे, जब तुमने मेरे हाथ इस लड़की को गिफ्ट देने भेजा था, इसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। इसलिए मैंने चोरी से तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाला और इस लड़की का नंबर ढूंढ निकाला। और जब वीडियो कॉल पर मैंने इस लड़की का हुस्न देखा तो सोचा कि तुम तो जवान जहान हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। लेकिन मुझे यह लड़की पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और मेरी उम्र भी हो गई थी, तो मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। इसलिए तुम्हारा अधूरा इश्क मैंने शुरू कर दिया। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ ही दिन में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस लड़की का बाप तुम्हारा पापा का दोस्त है और तुम्हारा रिश्ता भी इस लड़की से तय हो चुका है, तो मैं परेशान हो गया और इसलिए मैंने जल्दबाजी में छिपकर इससे शादी कर ली। लेकिन देखो, मैं नामर्द हूँ, पत्नी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वह मुझे अंकित समझकर मोहब्बत करती है, इसलिए मेरी मोहब्बत के सहारे ज़िंदगी गुजार लेगी। लेकिन तुम वापस चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आज तक तुम लोगों की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज तुमसे अपनी ज़िंदगी की खुशी मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। मेरे पति उस लड़के के सामने हाथ जोड़ रोकर विनती कर रहे
थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई खिलौना थी जिसे दोनों ने मिलकर अच्छे से मेरे साथ खेला है। काश कि मैं यह सब ना करती, या काश मेरे माँ बाप मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता। मेरे माँ बाप ने मेरे प्यार को भी अनजाने में मेरे लिए चुन लिया था और मैं अपनी गलती की वजह से अंकित को खो बैठी थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मेरी उन लड़कियों से विनती है कि कहानियों को पढ़कर मोहब्बत को ही सब कुछ समझ लेती हैं। कहानियों की ज़िंदगी और सच्चाई में बहुत फ़र्क होता है। भगवान के लिए माँ बाप के दिल को कभी मत दुखाना, वरना पछताने के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।